नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन नतीजे ऐसे आए हैं कि नतीजों में जिनको जीता हुआ दिखाया गया है वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। 200 पार कर गया एनडीए गठबंधन, और एनडीए गठबंधन को अधिकतम उम्मीद जो थी वो 160 की थी, जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक टारगेट अपना फिक्स किया था। और दूसरी ओर जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे वो बहुत ज्यादा अगर दे रहे थे तो 140 150 सीटें, और उन एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन यहां जब नतीजे आए तो 200 पार हो गया। लेकिन ये नतीजे कैसे आए हैं इसको लेकर लगातार ये तमाम जो सबूत हैं वो विपक्षी नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद मतगणना में किस तरीके से धांधली हो रही है, इसकी शिकायतें लगातार आ रही थीं, लेकिन चुनाव आयोग और मतगणना अधिकारी इन सारी शिकायतों को इग्नोर कर रहे थे। पर अब ये बात, कई सारे सबूत ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की गई है। यानी वोट चोरी का मामला जो है वो कैसे बिहार में एसआईआर से शुरू हुआ और ये रिजल्ट आने तक वो कैसे दिखाई पड़ गया कि क्या कुछ हो रहा है और एसआईआर क्यों किया गया, ये भी सबूत सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, और इसके अलावा भी मतदान के जो वोट्स मिले हुए हैं, जो मतदाताओं ने जो वोट दिए हैं, चुनाव आयोग के अपने आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी जो है वो 3 पार्टियों में सबसे कम सीटें पा रही है। यानी आरजेडी वोट सबसे ज्यादा पा रही है, लेकिन वो सीटें 25 पा रही है, और कम वोट पाने वाली पार्टियां जो हैं वो 89 सीट और 85 सीट पा रही हैं। देखते हैं किस तरीके से धांधली के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं इसको लेकर भरोसा किसी को नहीं हो रहा है। जो लोग वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, और यहां तक कि सबसे बड़ी बात तो यह है अमलेंदु जी कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो नहीं कह सकते कि ये धांधली हुई है या कैसे आए हैं, क्योंकि उनसे भी आप बात करिए, उनको भी बहुत ये लगता था, जीत का जो दावा करने वाले लोग थे उनको लग रहा था कि वो 130 125 सीट पाएंगे एनडीए गठबंधन। लेकिन अब वो भी हैरान है कि 202 सीटें कहां से आ गई। यहाँ तक कि समीर जी, जो अमित शाह नारा दिया करते हैं वो भी 160 सीट कह रहे थे। वही तो उन्होंने भी टारगेट इतने ही फिक्स किया था। ये तो ज्ञानी उनको भी लग रहा होगा कि अंदर से कि हम 120-25 सीटें जीतेंगे। उनको लग रहा होगा 120-25 जीतेंगे, और इसीलिए उन्होंने 160 का दावा कर रहे थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है उन्होंने शायद बहुत ईमानदारी से काम किया, इसलिए जो था भरोसा नहीं कर पा रहे थे अमित शाह जी की इतना भी होगा। 202 पहुंच गई। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने कितनी ईमानदारी से काम किया, इसको लेकर केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, और उसने जो लिखा है समीर जी वो आप हिंदी में बता दीजिए, अंग्रेजी में वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, वो ट्वीट हम केरल कांग्रेस का ट्वीट है उसको हम आपको दिखाते हैं, और उसमें कुछ आंकड़ों के साथ, जो चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं उनके साथ उसको उस ट्वीट को किया गया है। लेकिन एक बात और बताना जरूरी है अमलेंदु जी की जब ये रिजल्ट और ये रुझान आ रहे थे, उसके बाद रुझान के बाद जब ये परिणाम आ गए, तब ये सोशल मीडिया पर एक स्लोगन बड़ा पॉपुलर हुआ कि बिहार में बहार है, ज्ञानेश कुमार है। बिहार में बहार है, ज्ञानेश कुमार है। ये खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया। जो ये परिणाम आए हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है और विरोधी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं पुख्ता तरीके से। ये है केरल कांग्रेस का ट्वीट जिसमें लिखा है कि बिहार में धांधली, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर आधारित मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची से हटाई गई हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से हटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है। एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डेटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो एसआईआर के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें वोट देने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। यह आपके लिए लोकतंत्र की जननी है, यानी बिहार जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे
तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी, उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। ये वो ब्राजील की मॉडल का जो हरियाणा में जो राहुल गांधी ने जो एच फाइल्स किया था, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हरियाणा में एक ब्राजीलियाई मॉडल के नाम पे 22 वोट बने गए और 22 जगह उसने वोट भी डाला। ये जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, तो उसका ये सामने आया है। तो इसको लेकर जो है केरल कांग्रेस ने ये जारी किया है पूरा। समीर जी, एक तरीके से कहा जाए कि जो पैटर्न है किस तरीके से किया गया, 128 सीटों में जहां एसआईआर कराया गया वहां किस तरीके से वोट चोरी हुई एसआईआर के जरिए, ये केरल कांग्रेस ने साफ तौर पे बताया है। और वो पूरा उन्होंने लिस्ट जारी की है कि कितने वोटों से अंतर रहा, कितने वोट काटे गए और वहां कितना जीत हार का अंतर है। ये उन्होंने दिखाया कि इतने वोट काटे गए और इतने जीत हार का अंतर है। तो 128 सीटें जो हैं वो ऐसी हैं जो एनडीए जीता है, जहां एसआईआर से उससे ज्यादा वोट काटे गए, वो 128 सीटें एनडीए जीत गया। तो ये केरल कांग्रेस ने खुला आरोप लगाया है कि एसआईआर में जो धांधली ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के जरिए कराई गई, चुनाव के जरिए कराई गई, उसके आधार पर ये चुनाव में वोटों की चोरी की गई और बिहार चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। और ये अभी ट्वीट आया है कांग्रेस, केरल कांग्रेस की ओर से, लेकिन अभी बहुत सारे खुलासे और बहुत सारे तथ्य आने वाले हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बिहार चुनाव में लगातार सक्रिय रहे अजय राय, उनका कहना है कि अभी बहुत सारे इस धांधली को लेकर बहुत सी हमारे पास तथ्य हैं, जल्दी ही वो सब सामने आएंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा है अजय राय ने। लेकिन जिस तरीके से बिहार में ये चुनाव हुए हैं वो उसने सबको हैरान कर दिया है, एक से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को, एक से एक वहां पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में ये नतीजे आए हैं उनको भी हैरान कर दिया है कि कैसे 90% स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा हो तो वो कहीं जमीन पर दिखना तो चाहिए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुनते हैं अजय राय क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की सीटें जिस तरीके से देखी जा रही, वहां पर कैंपेन लगातार चला रहा था, क्या कुछ चूक हुई है जिसके कारण तो है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ तौर से निशाना साधा है, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए जो है वहां पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि एसआईआर पूरी तरीके से वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं के अकाउंट में, मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने, सारी चीजें सामने आएंगी। सर, इस चीज को लेकर के साफ तौर से कहा है कि तो अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये तो किस तरीके से चुनाव आयोग ने न सिर्फ एसआईआर और ये मतदाता सूची, इन सब के अलावा कैसे वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की, एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। वहां पर ये आरोप लगातार लगते रहे अमलेंदु जी की जो 10,000 रुपए लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं वो मतदान के दौरान भी जा रहे थे, यानी आचार संहिता लगने के बाद भी, और लगातार शिकायतें हो रही थी। यही बात कह रहे हैं अजय राय कि वहां पर वोट के बदले लोगों को नोट भी दिए गए और एसआईआर तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही जिसने इस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, उस तरह की जीत दी है एनडीए को कि उनको खुद ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और भी कई ट्वीट किए हैं और उसमें लिखा है कि उनको हम बता रहे हैं आपको कि बिहार में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग ने कैसे वोट चोरी की उसके सबूत। पहला, बिहार में नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है।
और उसके बाद लिखा कि 69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े। बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जो फाइनल सूची जारी की थी उसमें ये था, और उसको तभी से, इसीलिए ये इतना बड़ा ये मामला ये पहले से ही गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर वहां पर बात अभी सुनवाई चल ही रही है। इसके बाद जो दूसरा ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, उसमें लिखा है कि पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड, बेंगलुरु, हरियाणा चुनाव में वोट किया, फिर उन सभी ने बिहार में भी वोट किया, और उसके बहुत सारे जो स्क्रीनशॉट है वो सारे दिखाया है, इसमें टैग किया गया है। और ये सवाल चुनाव के दौरान मतदान जब हुआ है तब भी उठे, लेकिन कोई सुनवाई और कोई सुनवाई नहीं। और समीर जी, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र चुनाव के बाद, तो संजय राउत ने कहा था कि ये 69 लाख मतदाता जो है ये पहले हरियाणा में थे, 40 लाख मतदाता, फिर ये महाराष्ट्र में आ गए, अब ये बिहार चले जाएंगे, बिहार से बंगाल जाएंगे, बंगाल से फिर यूपी आ जाएंगे। तो वो बात सच होती हुई दिखाई दी कि वो 40 लाख मतदाता जो थे वो महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गए, और बिहार से फिर अब वो बंगाल जाएंगे। ये भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बंगाल में जो है वो बांस छिलाई भी तैयार है, तो क्योंकि बंगाल जो है वो थोड़ा अलग किस्म का राज्य है, तो बांस छील के तैयार रखा गया है जो 40 लाख मतदाता हैं उनके लिए, कि उनका इंतजाम किया जाना है। लेकिन ये जिस तरीके से की गई है वोट चोरी, ये सामने आ रही है, और कांग्रेस अब इसके सबूत रख रही है किस तरीके से चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी ने वोट चोरी बिहार में की है, ये कांग्रेस सबूत दे रही है। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया है, SIR, पैसा देना है, और किस तरह से अमलेंदु जी लगातार ये खबरें चुनाव के दौरान भी आ रही थी कि कैसे गुजरात के तमाम पूंजीपति यहां पर आकर और काफी दिनों से बिहार के अलग अलग इलाकों में डेरा डाले हुए हैं, और आरोप लग रहे थे कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। इन सारे आरोपों का कोई भी जवाब चुनाव आयोग ने कभी नहीं दिया। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, चौथा पॉइंट है कि ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को, यानी दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो फाइनल वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। सवाल है बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? यही सवाल अमलेंदु जी हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था, और ये सवाल है। और ये फिर बार बार संजय राउत इसीलिए याद आते हैं जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं, और हम लोग अक्सर उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये 39 लाख वोटर फिक्स वोटर है, और इनका जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जहां आवश्यकता होती है वहां ये 40 लाख मतदाता भेज दिए जाते हैं। ये जो कहा था संजय राउत ने, वो एक तरीके से सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय राउत ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप अब सच साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चूंकि ये जिस तरीके से बिहार में जीता गया, आखिर वो कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है समीर जी कि बीजेपी को वोट जो है कम मिलते हैं कांग्रेस से, और सीटें हो जाती हैं 10 गुना ज्यादा, बल्कि 20 गुना ज्यादा लगभग। भाई कांग्रेस की तो 6 सीटें हैं ना, और इनकी तो 90 पार हैं, तो ये मतलब लगभग जो है 15-16 गुना इनकी सीटें आ जाती हैं। और एलजेपी उसको 20 सीटें हो जाती हैं। तो ये किस तरीके से होता है? तो ये सामने आरजेडी को वोट मिलता है, ज्यादा सीटें हो जाती हैं 25, और बीजेपी को कम मिलता है और सीटें हो जाती हैं 90 पार, और जेडीयू उनको सीटें बीजेपी से कम हो जाती हैं। तो ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? तो ये प्रजातांत्रिक नुस्खा जो है ये ज्ञानेश कुमार के ही पास हो सकता है, और ज्ञानेश कुमार के नुस्खे से ही क्या बीजेपी ने चुनाव जीता है? मतलब ये परिणाम सीधे सीधे ये दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी के अनुरूप, यानी सबसे बड़ी वो पार्टी बने, वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर जेडीयू रहे, और यही कि जेडीयू को हटाकर भी अपने दूसरे सहयोगियों की मदद से वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, वहां भी पहुंच गई। तो क्यों नहीं इस पर सवाल उठेंगे कि बीजेपी की मिली भगत से चुनाव आयोग काम कर रहा है? और सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, लगातार उसके प्रमाण दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इस पूरी जीत का, जो एनडीए को ये बड़ी जीत हासिल हुई है, जिस पर एनडीए को भी भरोसा नहीं हो रहा है, उस पर दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को बधाई दी है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। आपके पार एनडीए देखा मैंने। हाँ। देखिए, जो मुझे शक था, सिंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है?
वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, और अब हार गए हैं तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात। तो चुनाव आयोग को श्रेय दिया जा रहा है। कैसे ये चुनाव लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब ये बिहार, और ये बार बार फिर वही संजय राउत की बात की ये सारे जो वोटर हैं हरियाणा में इस्तेमाल हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, फिर बिहार में होंगे, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएंगे। ये वही पैटर्न महाराष्ट्र में और वही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से कि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जो उसको सूट कर रहा है, एकदम वही रिजल्ट चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। बल्कि ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो आकांक्षा इच्छा थी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो आकांक्षा इच्छा थी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर जो है ये सामने आया है। और इसीलिए जो है ज्ञानेश कुमार जी को बार बार बधाई दी जा रही है और साफ तौर पे कहा है कि ये जो है ये परिणाम जो आए हैं ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं उनके दिए हुए परिणाम है। ये ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है। ये कल से भी खूब वायरल हो रहा है ये जुमला भी समीर जी की, ये जनादेश नहीं ये ज्ञानादेश है। हाँ, तो ये ज्ञानादेश है, ये जारी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल बिहार में प्रभारी भी थे कांग्रेस के। उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया और उन्होंने एक विज्ञप्ति जो थी जो चुनाव आयोग की थी, 2 विज्ञप्तियां वो एक साथ उन्होंने दिखाई और उन्होंने जो क्या कहा वो आप बता सकते हैं? वो बताते हैं। और भूपेश बघेल ने क्या कहा, और यहाँ एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक भी हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके आवास पर, और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, KC वेणुगोपाल, अजय माकन, बाकी और नेता जो बिहार चुनाव से संबंधित रहे, जो प्रचार करते गए, जिन पर प्रभार रहे। और बिहार के चुनाव में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का भी और इंडिया गठबंधन का भी, उस पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ होता है, क्या बात होती है, उस पर जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक अपडेट समीर जी, वो RK सिंह जो थे, जो अपराधियों को वोट न देने की अपील कर रहे थे बिहार चुनाव में, उनको आज भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो ये एक बड़ी खबर ये भी है कि वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि अपराधियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है, आपराधिक चरित्र के लोगों को। हालांकि जिनको ये सवाल उठाए जा रहे थे वो लोग बम्पर वोट से विजयी हुए हैं, और उन RK सिंह को जो ये सवाल उठा रहे थे, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल बाहर किया है। वास्तव में ऐसे लोगों की जरूरत क्या है उसको? हाँ बिल्कुल, अब क्या आवश्यकता है RK सिंह की? जब सम्राट चौधरी हैं, अनंत सिंह हैं, तो फिर RK सिंह की आवश्यकता क्या है? लेकिन अब बिहार में जंगल राज नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अब चाहे मोकामा में किसी को पीट के लिंच कर दिया जाए, चाहे अस्पताल में घुसकर किसी को गोली से छलनी कर दिया जाए, प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में जो कट्टा लेकर घूमते रहे, जुबान से चलाते रहे गोलियां, तो अब वो सब जंगल राज में नहीं आएगा, वो सब मंगल राज है। वो सब प्रधानमंत्री का नतीजों ने तो यही बता दिया है। खैर, भूपेश बघेल लिख रहे हैं कि सच क्या है केचुआ, और सवाल क्वेश्चन मार्क के देखिए ट्वीट उनका, सच क्या है केचुआ? केचुआ आपको हम बता दें, वैसे हमसे ज्यादा आपको पता होगा कि केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग। कहते हैं कि झूठ बोल लो तो उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 22 लाख थे, माफ कीजिए 42 लाख थे, पर मतदान के दिन बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गए। दोनों आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में, यानी 3 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। चुनाव देने से पहले 3 लाख कम थे, और जब चुनाव हो गया तो 3 लाख बढ़ गए। ये मतदाता ही टोटल बढ़ गए हैं। ये मतलब कि चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब करते हुए वो ध्यान भी नहीं रखता, उसको पता है कि हम जो करेंगे कौन सवाल उठाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सवाल उठाने वाला है ये उसको लगता है। और कोई भी मतलब पूरी बेशर्मी के साथ जो है चुनाव आयोग उस पर डटा हुआ है। कोई स्पष्टीकरण नहीं कि भाई आखिर ये वोट कहां से बढ़ गए, आपके चुनाव के आखिरी दिन जो थे 7 करोड़ 45 लाख ये कहां से हो गए। और उसके बाद भी 7 करोड़ 45 लाख के बाद भी समीर जी जो इसमें दिया गया है उसको आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये साहब ये जो थे वो क्या 66 या 67% कुछ मतलब मतदाता, अगर ये 7 करोड़ 45 लाख जो जिन्होंने वोट डाला वो है, इसका मतलब 12 करोड़ मतदाता थे क्या? वही तो ये तो और बड़ा घपला है। जी हाँ। तो ये विज्ञप्ति जो है चुनाव आयोग की वो साफ बता रही है कि बहुत बड़ा घपला बिहार चुनाव में हुआ है। भूपेश बघेल इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, और ये दोनों ही चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति, ये उसी के आंकड़े हैं कि पहले 7 करोड़ 42 लाख थे, यानी जब SIR के जरिए मतदाता सूची तैयार की चुनाव आयोग ने, और मतदान के बाद जो 11 नवंबर को जारी किया जा रहा है उसमें 3 लाख वोटर बढ़ गए।
अब इस दौरान तो कोई एसआईआर नहीं की होगी चुनाव आयोग ने, या हो सकता है अंदर अंदर कुछ एसआईआर अभी भी चल रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई एसआईआर अंदर अंदर कुछ चल रहा हो, ये होगा, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा समीर जी, वो तो जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वोट काटे गए और वोट काटने के बाद किस तरीके से चुनाव कराया गया, उसके बाद फिर चुनाव में वोट डालने से रोका गया, किस तरीके से ट्रक जो थे वो घुस रहे थे काउंटिंग स्थल पे, वो सारी जो चीज़ें आई, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि ये आरोप सिर्फ आरोप भर नहीं है, इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है। जी बिल्कुल सच्चाई है, और सच्चाई के लिए ये जो तथ्य है अपने आप में ये बहुत पुख्ता सबूत है कि क्या कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग खुद ही नहीं अपने आंकड़े सही से बता पा रहा है, इसलिए नहीं बता पा रहा है कि उसको कदम कदम पर हेरा फेरी करनी है। जो कांग्रेस के ये नेता भूपेश बघेल का जो ये ट्वीट है, और कांग्रेस पार्टी ने भी जो केरला कांग्रेस ने किया है। खैर, इधर आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं, उनका कहना है चूंकि महाराष्ट्र का ही पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से दोहरा दिया गया है यहां बिहार में, इसलिए वहां के लोगों को यह बिल्कुल लग रहा है कि जैसे जो कुछ हुआ सेम वही वहां पर कर दिया गया। सुनते हैं आदित्य ठाकरे को क्या कह रहे हैं, और वो भी चुनाव आयोग को, खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को काफी इसका श्रेय दे रहे हैं कि जो एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। सुनते हैं आदित्य ठाकरे को। देखते हैं आप इसे क्या कहना। पहले प्रथम तो मैं चुनाव आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया, एसआईआर का हो, 65 लाख मतदाताओं को यादी से निकालना हो, वो आज यशस्वी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि दो बात, एक, क्या नीतीश कुमार जी असल में सीएम बन पाएंगे भाजपा के खेल के साथ। दूसरी बात, मैं सिर्फ यानी कोई बड़ा आदमी नहीं हूं उनको सलाह देने के लिए, लेकिन अपनी पार्टी को एक साथ रखें, क्योंकि जो हमने भाजपा करीबी से देखी आज की भाजपा, वो उनके साथ भी खेल हो सकता है। तो निगाह खुली रखे, नजर खुली रखे। तो ये स्कीम्स निकाली गई महिलाओं को 10,000 रुपए देना, क्या आपको लगता है कि हर जगह ये स्कीमों को? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये महिलाओं की जो स्कीम्स है वो वोट को ऐसे घुमाती है। महिलाएं बहुत विचार करके, विमर्श करके इस पे मतदान करती है। जो महिला वोटर होता है, आपने देखा होगा पहले इतिहास से ही अभी तक पिछले 75 साल में समाज का विचार करती है, ना कि खुद का। कभी भी उन्होंने पैसा के लिए वोटिंग नहीं किया, फिर वो 1,500 या लाडली बहना हो या 10,000 हो, उन्होंने नोट देख के वोट नहीं दिया है, उन्होंने चेहरा देख के वोट किया है। लेकिन शायद यह भी एक कारण बनते जा रहा है कि देखो हमने लाडली बहना लाई, महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग किया, तो वोट चोरी को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति हर एक के नस में है, आमतौर पे राजनीति पे बात होती है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐसे कोई स्कीम पे महिलाओं ने वोटिंग किया होगा। लेकिन ये बात साफ है कि वोट चोरी तो हुई है, क्योंकि भाजपा जो 105 सीट लड़ी थी, कितने सीटें जीती है? 95 सीट तो जीती है। तो ये जो मैजिक है, ये जो जादू है, वो तो चुनाव आयोग का है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अगर विपक्ष को उसने सीट लिया है, लेकिन उसको वोट चोरी बोलना और फैक्ट्स लेके आना, नहीं, चलो ना, तो दो बातें हैं। आप ही के माध्यम से मैंने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पे और मीडिया के हैंडल्स पे काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र में वोट किया, बिहार में वोट किया, हरिद्वार में वोट किया, बिहार में वोट किया, उत्तराखंड में किया, बिहार में वोट किया। तो ये सारे जो डबल वोटर्स है, और बहुत सारे तो भाजपा के कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी है। वैसे ही अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में वीवीपैट स्लिप्स कैसे मिली है? रात को 3 बजे कोई ट्रक घुसना चाहता था वो स्ट्रांग रूम में, कैसे घुसना चाहता था, सीसीटीवी बंद हुए। तो ये सारी सेटिंग की जो चुनाव है वो बंद करें, बैलेट पेपर पे ले दिखाए। फिर इलेक्शन कमीशन ये ना बोलते कि हमने तो एसआईआर लेके आए थे, पहले एसआईआर नहीं था, लेकिन हमने उसको रिवर्ट करके अब एसआईआर लेके आए, तब भी वोट चोरी। लेकिन एसआईआर में अगर 65 लाख लोगों का अधिकार छीन ले आप, तो कौन सा चुनाव और कौन सा आयोग? तो ये तो सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर दो ना, क्यों इलेक्शन कमीशन बोलते हो आप? तो ये वही बात कि किस तरीके से एकदम खुलेआम यहाँ पर सीसीटीवी बंद कर दिए जा रहे हैं, लोग हंगामा मचा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, रातों रात वहाँ ट्रक जा रहे हैं, ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये भी बड़ी इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अमलेंदु जी की, आज के इस तकनीक के युग में इस तरह से अगर कोई काम कर हो जा रहा है और लोग इतना हंगामा मचा रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास जो है ये लाना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल समीर जी, ये आत्मविश्वास बहुत बड़ी
बड़ी चीज़ है और ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है, ये आप समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात समझ जी, ये आत्मविश्वास जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन ये ताकत कहाँ से आ रही है ये देखने की बात है कि आप इतना बड़ी चोरी करते चले जा रहे हैं। और चुनाव आयोग के चेहरे पे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है किसी भी तरीके की, कोई मतलब एकदम से कहा जाए कि बिल्कुल निर्लज्जता जो है वो ओढ़ ली है, उसकी चादर ओढ़ ली है कि जनता कुछ कहती है, देश कुछ कहता रहे, राजनीतिक दल कुछ कहते रहे, लेकिन हमें जो बेईमानियां करनी है वो हम बेईमानियां करेंगे ही करेंगे, ये एक तरीके से। जी बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी बिहार में काफ़ी सक्रिय रहे और अभी ओडिशा के प्रभारी हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसको भी देखेंगे और उन्होंने एक के बाद एक किस तरीके से ये वोट चोरी का खेल खेला गया है उसका खुलासा किया है। अजय लल्लू लिख रहे हैं कि ये चुनाव नहीं चोरी की जीत है। बिहार विधानसभा के परिणाम सबके सामने है। केंचुआ की वेबसाइट पर आंकड़े देखने से ये समझ आता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने मोदी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र की चोरी के बाद बिहार में भी वोट चोरी का फॉर्मूला लगाकर भाजपा को जीत दिला दी है। और बिहार चुनाव में SIR के जरिए 65 लाख लोगों के वोट काटे गए, जिस पर भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं की। क्या उन्हें अपने वोटरों की चिंता नहीं थी? फिर 20 लाख नए वोट जोड़े गए, जिसमें 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म के बढ़ा दिए। तथ्य सबके सामने है, खेल यहीं से शुरू हो गया। आज जो परिणाम आए हैं उसको देखिए। भारत के इतिहास में किसी पार्टी का 95% स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। आपने कभी सुना है कि कोई पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़े और 91 सीटें जीत जाए, जबकि उसका मत प्रतिशत 20% है। वहीं 22.8% वोट पाने के बावजूद RJD को केवल 25 सीटें मिल रही हैं। ऐसा तभी संभव है जब विधानसभा की सीट को टारगेट करके वोटों की हेराफेरी की जाए। ऐसे ही JDU और LJP के आंकड़े भी चोरी का पैटर्न दिखाते हैं। पूर्व में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए उन सब में एक पैटर्न दिखता है। विपक्ष का वोट प्रतिशत पूर्व के अनुसार रहता है और सीटें कम हो जाती हैं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को मीडिया शुरुआत से हारता हुआ बताती है। गोदी मीडिया भाजपा से मिलकर जीत को जस्टिफाई करने के लिए 2-4 घटनाओं पर आधारित नैरेटिव बनाया जाता है। बिल्कुल वैसी ही स्क्रिप्ट है। मैच फिक्सिंग चल रही है। भाजपा, केचुआ और SIR की प्रक्रिया, गोदी मीडिया मिलकर एक माया जाल रच रहे हैं जिसमें हार को जीत में बदला जा रहा है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मेरे नेता राहुल गांधी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। भाजपा चोरी से सरकार बना रही है। ये जनादेश नहीं है, ये खुलेआम लोकतंत्र की लूट है। इस समय जो साथी पार्टी के भीतर की कमियों पर ध्यान दिला रहे हैं, उन्हें बस इतना कहना है कि जब तक खेल और अंपायर निष्पक्ष नहीं होंगे, खिलाड़ी और अनुशासन पर कितना भी काम कर लीजिए, हम मैच नहीं जीत पाएंगे। ये बहुत जी हाँ, अजय कुमार लल्लू ने आखिर में कही है समीर जी कि जो हमारे सोशल मीडिया पर तमाम बयानवीर और ज्ञानवीर जो हैं, जो कल तक बता रहे थे कि महागठबंधन जो है वो 250 पार कर रहा है, 400 पार कर रहा है, और आज बताने लग गए कि तेजस्वी की ये कमी थी, कांग्रेस की ये कमी थी। उनमें तमाम वो यूट्यूबर भी शामिल हैं समीर जी, जो इसी गोदी मीडिया का हिस्सा रहे थे, नौकरियों से निकाले गए तो बड़े भारी मिशन वाले पत्रकार बन गए, अन्ना की कंधे पे चढ़ाए घूमते थे। तो ये सारे लोग भी शामिल हैं। तो इनको इस समय जो है सबक सिखाने की आवश्यकता है कि असली नुकसान जो है जनता का भी ये करते हैं और विपक्ष का भी ये करते हैं। इस तरीके के यूट्यूबर जो है अब जब घूम रहे हैं सब, जो पहले गोदी मीडिया के हिस्सा थे, अब गोदी मीडिया को गाली देते हुए घूमते हैं ऐसे यूट्यूबर। असली बात जो लिखी है कि जब तक निष्पक्ष नहीं होगा अंपायर, तब तक खेल और खिलाड़ी और अनुशासन पर आप कितना भी काम कर लीजिए, आप मैच नहीं जीत सकते जी। और किस तरीके से इन्होंने पूरी उसका टाइमलाइन और पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये सारा खेल खेला जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पर कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है, वो पूरी उसकी एक रणनीति तैयार की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से उसको अंजाम दिया। लेकिन बात वही है कि आप कितनी भी सफाई से करिए, अगर आपने गड़बड़ी की है तो पकड़ में आई जाएगी। बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। कल एक एंकरानी है, उन्होंने अमित शाह का एक छोटा सा क्लिप डाल के पोस्ट किया और लिखा कि अमित शाह ने तो मेरे कार्यक्रम में कह दिया था कि 160 सीटें जीत रही हैं। तो हमने पूछा उनसे, उसका जवाब तो नहीं आया कि हमने पूछा कि बड़ा झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, क्या उनको ज्ञानेश कुमार जी पे भरोसा नहीं था? तो इसका कोई जवाब आया नहीं है। अब अमित शाह जी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा, ज्ञानेश कुमार जी के पास भी नहीं होगा और एंकरानी के पास तो है ही नहीं जवाब। तो अजय कुमार लल्लू जो पूरे इस जो सिस्टम है और किस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसकी तरफ बिल्कुल सिलसिलेवार बता रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए इस षड्यंत्र की। और चूंकि ये इसलिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कमियों को, कि ये नहीं किया वो नहीं किया, इन सब मामलों में वोट चोरी का मामला एक तरीके से वो
नीचे चला जाएगा। और बीजेपी यही चाह रही है। बीजेपी यही चाह रही है। और इस समय जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस में ये कमी थी, कि अल्लाह वरू ने ये कर दिया, कि पप्पू यादव ने ये कर दिया, कि फलाने ने ये कर दिया, ये सब बीजेपी के स्लीपर सेल हैं जो इस तरीके से बातें कर ये रहे हैं। राजनीति का हिस्सा है। जब भी चुनाव होते हैं हर पार्टी में इस तरह की चीजें में होता है। अब बीजेपी अंदर नहीं कर गया। आज मान लीजिए बीजेपी हार थी, तब आप क्या कह रहे होते? तब क्या कह रहे होते? अब आप बता नहीं साहब वो 30 जो 10,000 रुपया दिया उसकी वजह से। अरे ये सब कवर फायर होते हैं, ये तैयार किए जाते हैं ताकि चोरी पे बात ना होने पाए। जो चोरियां की गई हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए ये सब तैयार किया जाता है कि साहब महिला वोटर जी वो ज्यादा निकल आए, है ना, कि वो 10,000 रुपया काम कर गया, कि वो जंगल राज जो है वो काम कर गया, मोदी जी ने कट्टा दिखाया वो काम कर गया, मोदी जी ने गोली चलाई वो काम कर गया। तो ये सारी चीजें कवर फायर के लिए होती हैं, तो वो सब किया जाता है। लेकिन असली बात यही है कि जब अंपायर आपका निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष क्या, अंपायर खुद जो है बना हुआ है, प्लेयर बना हुआ है, और आप मतलब कैसी भी बॉल फेंकी वो तुरंत नो बॉल कर देता है ना। आप लगाइए सिक्सर, वो कह देता आउट। तो कहां से हम चुनाव जीतेंगे भाई? जिसे अंपायरिंग करनी है, जिसे रिजल्ट देना है, वही तुरंत उठा देता है कि आउट। वो खुद ही एक प्लेयर बना हुआ है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे यहां अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव कैसे जीत पाएंगे। और दूसरी ओर और जो चुनाव आयोग जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की भूमिका उस पर जिम्मेदारी है, वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये आरोप है। और बल्कि मिलकर काम नहीं कर रहा है बल्कि उसी के लिए काम कर रहा है। तो फिर उसमें चुनाव जीतना वास्तव में एक असंभव सी बात है। और ये दिखा भी दिया चुनाव आयोग ने कि इस तरीके से ऐसे परिणाम भी वो दे सकता है। अब इसमें ये जनादेश नहीं है जो अभी कहा अमलेंदु जी ने, कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि ये ज्ञानादेश है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये मैंडेट है जो उन्होंने बीजेपी को दिया है, एनडीए गठबंधन को दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और फैजाबाद से वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। उनको सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे लेकर। बिहार का चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता की जो मान्यताएं हैं, ये सरकार द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी जिसके कारण इस तरह का नतीजा आया। और दूसरी तरफ ये जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया था बदलाव का। हम लोग तो गए थे, हमारे नेता माननीय खैरी अच्छी सभाएं हुई थी। पूरी तरह से एक चर्चा थी कि हमें बदलना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। लेकिन इस तरह का चुनाव आयोग का जो आचरण रहा, इस पर पाबंदी। तो ये कुछ किस तरीके से चुनाव जीता गया है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल नहीं उठ रहे हैं बल्कि उन पर बाकायदा तथ्य पेश किए जा रहे हैं। जवाब खैर कौन देगा, लेकिन इस जवाब को देना तो पड़ेगा ही। डेमोक्रेसी है, विपक्ष की बड़ी भूमिका है और चुनाव आयोग केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, वो विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जवाब तो देना पड़ेगा। सोमनाथ भारती हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, उसको भी देखना ज़रूरी है। लिख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो गया।
चुनाव की क्या ज़रूरत है, 243 ही दे दिए होते और हज़ारों करोड़ों का खर्च बचा लिया जाता। देश के सामने एक और सवाल है, अब अगले साल से 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती की तरह देश मनाएगा या SIR के जरिए प्रजातंत्र को दिन दहाड़े लूट लिया गया इसके लिए याद रखा जाएगा। नेहरू जी से भाजपा को इतनी घृणा क्यों है? बहुत बड़ी बात कही है अमलेंदु जी सोमनाथ भारती ने। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है और ये बात लगातार सामने आ रही है। और जो 14 नवंबर की तारीख तय की गई थी उस समय भी ये सवाल उठाए गए थे कि क्या बड़ा खेल कर लिया है बीजेपी ने, उस समय भी सवाल उठे थे, क्योंकि ये टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे और ये सामने आया किस तरीके से ये हो गया, सोमनाथ भारती कुछ ज़्यादा ही हो गया, चुनाव की जो लिख रहे हैं ये सामने आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, और कि 243 ही दे दिए होते और हजारों करोड़ों का खर्चा बचा लिया जाता। लेकिन एक बात और है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत गंभीर तरीके से अध्ययन करते हैं, सोचते समझते हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरफ ये जा रहा है, जो पैटर्न ये लगातार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, वो उसी तरफ जा रहा है जो बात लिख रहे हैं सोमनाथ भारती। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है। नाम का चुनाव रह जाएगा, फिर चुनाव की जरूरत भी क्या रह जाएगी? उसके बाद कह देंगे चुनाव की जरूरत ही क्या, जब हम सब जीत ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर चुनाव खत्म, घूमो मौज लो, जरूरत क्या है? अंबानी अडानी की देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र जो होगा वो अंबानी अडानी राष्ट्र होगा, फिर इसका मतलब यही है एक तरीके से, और उसी तरफ शायद बढ़ते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए भी। एक बार सुनते हैं क्या कहा है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर और जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग की वहां पर भूमिका रही उसे लेकर। बिहार के चुनाव के जो परिणाम हैं वो लगभग आ चुके हैं। कहीं काउंटिंग चल रही है कुछ जगहों पर, कुछ जगह पर अधिकारी घोषणा होना बाकी है। उसके बाद कुछ लोग स्ट्राइक रेट का दुहाई दे रहे हैं। स्ट्राइक रेट तो सब देख ही रहा है, क्या ऐसा कभी हुआ है क्या लोकतंत्र में? किस तरह का स्ट्राइक किसी ने देखा भी है क्या? कोई आसमान तो थोड़ी उतर गया बिहार में जिसके बदले में कुछ इतना बड़ा उपहार मिलेगा। ये तो पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट का ये परिणाम है। ईवीएम की सुनामी इसी रूप में आई है और कई लोगों का स्ट्राइक रेट, जिनका कैंडिडेट और कई तरह के चयन में सब चीजों को लोगों ने देखा है। बिहार का क्या होगा भैया? 2,90,00,000 बिहारी जो बाहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके मन में सपना था कि बिहार का बेटा बिहार में काम करेगा, बिहार में बदलाव जब होगा। कहीं जमीन पर थी ही नहीं एनडीए, न गली में थी, न गांव में थी, न टोला में था, न कूचा में था, न सड़कों पे था। ये था कहां? बावजूद भी परिणाम इस रूप में। तो इस मशीनरी के खेल को हर कोई समझता है और मशीनरी जब तक है लोकतंत्र नहीं सुरक्षित है। माफ करिएगा, मेरी बात हो सकता है आपको हंसी लगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक घातक है। विकसित राष्ट्र दुनिया का कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन भारत के अंदर में इतना बड़ा जहां लोकतंत्र है वहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है ईवीएम की सुनामी लाकर के। जनादेश आपने प्राप्त किया है, जिस रूप में आप करें हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ये सीधे तौर पर कि किस तरह से ये धांधली की गई और बाकायदा उसमें चुनाव आयोग की सहभागिता रही और उससे ये सुनामी जैसी जीत, यानी इतनी बड़ी जीत जिसकी उम्मीद खुद एनडीए ने नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी और गृह मंत्री अमित शाह तक ने नहीं की थी, जिनको बताया जाता है कि इन सब चीज़ों के सबसे बड़े सूत्रधार वही हैं। वो भी अधिकतम 160 की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ऐसे ही टारगेट वो कई जगहों पर रखते हैं लेकिन कई जगह नहीं अचीव कर पाते हैं और ये माना जाता है कि उन्होंने जब टारगेट रखा है तो वहां तक वो पहुंचे। उसका भी लगभग वहां 200 पार कर गए एनडीए की सीटें और
दिखा रहा है कि कैसे यहां ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी 25 सीट पा रही है और आधे वोट पाने वाली पार्टी जो है वो 90 सीट पा रही है। हाँ, किस तरीके से ये सामने घपले जो हैं वो आ रहे हैं। और सवाल तो उठेंगे समीर जी, बिल्कुल सवाल उठेंगे कि अगर चुनाव आयोग जारी करता है कि साहब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं और चुनाव के बाद बता देता है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं, वो भी 67% जो है वोटिंग हुई है, तो 7 करोड़ 45 लाख बता रहा है 67% वोटिंग हुई है, तो यानी 12 करोड़ के आसपास मतदाता हो गए। फिर तो ये 12 करोड़ मतदाता हो गए तो क्या बड़े पैमाने पर कर ली गई। और अभी तो चूंकि पूरे आंकड़े आ जाएं तब मालूम पड़ेगा कि गिनती अब कितने की हुई है भाई, जितना आपने बताया। और इसीलिए इसमें आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि कितने वोट पड़े, ये तो बता रहे हैं प्रतिशत पड़े, लेकिन कितने वोट पड़े ये नहीं बता रहे हैं। नंबर ऑफ वोट्स जो है वो नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए काउंटिंग होने के बाद भी ये मालूम ही नहीं पड़ पाएगा कि नंबर ऑफ वोट्स क्या थे। आंकड़ों में बता दिया जाएगा, परसेंटेज में बता दिया जाएगा। महिला और पुरुष तक का नहीं, आप देखिए पहले चरण के मतदान के बाद, दूसरे चरण के बाद उन्होंने जारी किए हैं, दूसरे चरण के बाद जारी किए, वो भी प्रतिशत में जारी किए, प्रतिशत में जारी किए, नंबर्स में नहीं है। तो नंबर्स में नहीं आए तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि घपला बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। और तमाम सीट समीर जी जो हैं वो उसी मार्जिन से जीती गई हैं जो केरल कांग्रेस ने है उसका, जो उसको हम लोग एक बार फिर दिखाएंगे कि क्या लिखा था केरल कांग्रेस ने। 128 सीटें जो हैं वो ऐसी हैं जो SIR में जहां वोट काटे गए और उसी जितने वोट काटे गए उससे कुछ कम मार्जिन से ये सीटें जीती गई हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं उस केरल कांग्रेस के ट्वीट को। यानी वो साफ स्पष्ट तौर पर वो बता रहा है कि 128 सीटें वो सीधे सीधे चुनाव आयोग का श्रेय जाता है उस पर, है सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के SIR को इसका श्रेय जाता है, चुनाव आयोग को इसका श्रेय जाता है, ये साफ तौर पर केरल कांग्रेस कह रहा है। जी बिल्कुल, लिखा है कि वो अंग्रेजी में उनका ट्वीट है कि बिहार में धांधली, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से SIR आधारित मतदाता सूची के आधार पर हटाई गई। हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से हटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है, SIR के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। SIR का मकसद बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डेटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो SIR के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें वोट देने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। यह आपके लिए लोकतंत्र की जननी है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी और उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। बड़ी आशंका, वही बात जो कह रहे हैं सोमनाथ भारती कि 243 सीटों पर ही जिता देते, तो ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जितना मन करेगा उतना करेंगे। और आपको याद होगा कि वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई थी चुनाव से पहले, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी कि किस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स इस SIR की लिस्ट में हैं और कई हजार जो थे, मतलब वो पते जो थे ऐसे थे जिन पे एक पे 100 से लेके और 1,000 तक लोग रह रहे थे। जी हाँ, सब फर्जी थे। तो कितना भयंकर पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है SIR के जरिए, ये सामने आ रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर वो SIR के जरिए अपना सारा काम करता गया, मतदान चुनाव की भी घोषणा कर दी, अब चुनाव हो भी गए, नतीजे भी आ गए और सुप्रीम कोर्ट यही नहीं जांच कर पाया, यही नहीं तय कर पाया कि SIR कराने का अधिकार है भी कि नहीं है चुनाव आयोग को। और अभी भी तय नहीं कर पाया जब 12 राज्यों में कराई जा रही है। अभी भी 26 नवंबर की डेट लगा दी गई है। 26 नवंबर को पता नहीं उस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, अभी भी ये नहीं पता अब क्या होगी। मतलब ये तो लग रहा था कि चुनाव से पहले हो जाएगी, जो तेजी दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो लिंगर ऑन होता गया और आखिरकार नतीजों के बाद अब सुनवाई होगी। और उस पर भी सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि 26 नवंबर को भी होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। अब होकर भी क्या हो जाएगा, या चुनाव तो खारिज, अगर SIR को खारिज भी कर देते हैं, जिसकी संभावना अब तो नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट से, और अगर ऐसा कर भी देते हैं तो क्या ये चुनाव खारिज हो जाएंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि ये जो चुनाव हुए हैं कि नहीं है। और अगर अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को, हालांकि जो मौखिक टिप्पणी थी जस्टिस सूर्यकांत की, उससे समझा जा सकता है कि वो SIR रद्द नहीं करेंगे। जो उनका कि अरे वो एक संवैधानिक संस्था है, वो करा रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है। तो इस तरह की टिप्पणियां, जो मौखिक टिप्पणियां आती हैं, वो आदेश क्या आएगा उसकी तरफ इशारा कर देती हैं।
तो हालांकि मौखिक टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी आ जाती हैं कभी कभी, और अदालतों के बाहर जाकर हमारे जज साहिबान जब बोलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की सारी रक्षा जो है यही सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है, बस इसके अलावा वो हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब फैसले आते हैं तो वो कुछ अजीब टाइप के होते हैं। और इसको लेकर अब यही है कि अब ये पैटर्न जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में ये लागू किया गया, आगे भी होगा और अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में, और इसीलिए तेजी दिखा रहा है चुनाव आयोग हर जगह SIR कराने के लिए। ये कहा जा रहा है, और क्या वजह हो सकती है, इतनी जल्दी उसको क्यों पड़ी हुई है। गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, असम से है, आते हैं, वहाँ के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि SIR के ज़रिए वोट चोरी की जो कोशिश है असम में भी कराने की कोशिश है। हालांकि असम में SIR नहीं करा रहा है चुनाव आयोग, लेकिन वहाँ इस तरह की कोशिशें नाकाम कर दी जाएंगी। अब कैसे कर दी जाएंगी वो तो यहाँ भी कहा जा रहा था, बड़ा सवाल है। लेकिन सुनते हैं क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। देखिए, बिहार बिहार है, असम असम है। बिहार के लोग बिहार में वोट करेंगे, असम के लोग असम में वोट करेंगे। असम में डिमासा, बोरो, राभा, कार्बी, आहूम, मोरान, मोटक, OBC, बंगाली, हिंदी स्पीकिंग, गोरखा, यहाँ का जो लोग है पूरे तरीके से तैयार है कि यहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा जी का डिक्टेटर राज खत्म करना है, और ऐसा एक सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व में एक सरकार लाना है जो लोगों की सेवा करेगा और लोगों की जमीन की सुरक्षा देगा। हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया এনেদৰে ভুৱা অভিযোগ লগাই ভাবিব নালাগে যে মই ভয় কৰিম, মই পিছুৱাই যাম। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভয় নকৰো, আৰু মোৰ দৰে বহুত আমাৰ অসমৰ ৰাইজ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভয় নকৰে। তেওঁলোকৰ যুক্তিহীন কথাবোৰ, তৰ্কহীন কথাবোৰ, তেওঁলোকৰ তথ্যহীন কথাবোৰ লাগে যে কোনোবা এজন সৰু ল'ৰাই কিবা যুক্তি দি আছে। কি কথা কৈছে তেওঁহে জানে, আৰু এইকেইটা মোৰ সম্পৰ্কত নহয়। বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথা শুনিলেই লাগে যে কোনোবা সৰু ল'ৰাই কথা পাতি আছে। তেওঁ तो ये कह रहे हैं कि वहां पर क्या नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि उनकी बात में दमखम भी है अमलेंदु जी, क्योंकि SIR के जरिए केवल एक तरीका नहीं अपनाया गया, बहुत सारे तरीके अपनाए गए। उनमें एक तरीका ये भी था कि कैसे दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक ऐसे जगहों से लोग आकर, और बिहार में, गुजरात, बिहार में जाकर उन्होंने वोट दिया, वहां पर वोटर बन गए, जबकि 8 महीने पहले वो दूसरी जगहों पर वोटर थे। तो ये वहां पर नहीं होने दिया जाएगा। और ये है भी कि वहां पर असम में कम से कम दिल्ली और राजस्थान के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। पर केवल एक ही चीज नहीं है, कई तरीके अपनाए गए हैं इस वोट चोरी के लिए, और जो बार बार सभी तरीकों का खुलासा, पर्दाफाश हो रहा है। और बिहार में अब कांग्रेस ने कहा है कि वो पूरा जो डेटाबेस है उसकी पूरी एनालिसिस जल्दी ही लाएगी सामने, लोगों के सामने, और पता लगेगा कि कैसे बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल की है NDA ने। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन गौरव गोगोई की बातों में दम है। हाँ बिल्कुल समीर जी, गौरव गोगोई की बातों में दम है, और इसीलिए शायद वहाँ SIR नहीं कराया भी नहीं जा रहा है। वहाँ SIR इसलिए कराया भी नहीं जा रहा है। तो अब देखना ये कि हाँ वहाँ कहाँ जाएंगे और पकड़े जाएंगे, तो वहाँ गोरखा, वो जो कौन कौन जो है वो सब जो बता रहे थे अभी गौरव गोगोई, ये सब उनको पकड़ लेंगे, निपटा लेंगे। इधर संजय राउत ने कल एक ट्वीट किया था समीर जी, और वो मराठी में आना की किया था, लेकिन उसका आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, हिंदी में आप बता दीजिए क्या कहा था। बिल्कुल, ये ट्वीट हम देखते हैं संजय राउत का। और संजय राउत वो व्यक्ति हैं जो लगातार कह रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग रिजर्व वोटरों को रखे हुए है और हर जगह उनको जाकर वो वोट दिलवा रहा है और उससे बीजेपी को जितवा रहा है। साफ तौर पर लिख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर जो राष्ट्रीय कार्य कर रहे थे उसे देखते हुए इससे अलग नतीजे आना संभव नहीं था। बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा पैटर्न, जिस गठबंधन का सत्ता में आना तय था वो 50 के अंदर ही खत्म हो गया। वही महाराष्ट्र में और वही यहाँ पे और जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से किया गया है। और केरल कांग्रेस ने साफ तौर पे लिखा है कि इलेक्शन रिगिंग, मतलब किस तरीके से चुनाव में धांधली की गई है, चुनाव लूट लिया गया है, ये एक तरीके से कहा जाए तो ये लोकतंत्र लूटा गया है कि चुनाव लूटा गया है, जो भी आप कहिए, बहरहाल लूट तो हुई है। और ये साफ जो है आरोप विपक्ष लगा रहा है कि जबरदस्त तरीके से चुनाव को लूटा गया है। और कहाँ लूटा गया है? उस बिहार में जो लोकतंत्र की जननी है। कितने शर्मिंदा हो रहे होंगे उस समय वो कपिल वस्तु के लोग
जिन्होंने पाटली पुत्र के लोग जिन्होंने कभी आज से 2500 साल पहले जो थी वो लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, वो शर्मिंदा हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। और वहाँ कैसे, किस तरीके से, यही ये बार बार सवाल उठ रहा है। और ये इस तस्वीर की भी चर्चा, इसकी भी कर ले अमलेंदु जी, बहुत जरूरी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये बिहार में बीजेपी के दफ्तर के सामने ये पोस्टर लगे हुए हैं और अब एक नया खेल चल रहा है कि यहाँ क्या नीतीश कुमार अब एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर कुछ और बनेंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या कर रहा है एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है। ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हम हमारा जहां पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच में, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने
तो ये अब चिराग पासवान नीतीश कुमार को बनाएंगे मुख्यमंत्री, चूंकि पहले ही घोषणा कर चुके थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। बड़ा दावा किया था हमने, यानी जीतन राम मांझी ने भी कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उसके आगे ये अपने उन बयानों पर कितना टिके रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल समीर जी, यही देखने वाली बात होगी कि जो बयान दिए थे, जो नारे लगवाए थे संजय कुमार झा ने, राजीव प्रताप रूड़ी ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, जीतन राम मांझी ने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ये समय आ गया है ये जांचने का कि ये कितने लोग अपनी बात पर टिके रहते हैं। जी बिल्कुल, कितने लोग अपनी बात पर टिके रहते हैं, और बातें बहुत सारे लोगों ने की थी। उसमें जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के भी कई बयान आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर 25 से ज़्यादा सीट पा जाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। अब देखना है कि वो भी छोड़ते हैं राजनीति के नहीं, ये भी देखना होगा। हालांकि वो राजनीति छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी मैनेजर है, राजनीति कर ही कहा रहे थे, राजनीति कर रहे हो तो चुनाव लड़ते खुद भी। तो अंदाजा लगा रहे थे कि अगर यहाँ कुछ मिल जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब सामान यहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो अब यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाकी जो काम करने आए थे वो काम करके अपना चले गए। विपक्ष का स्पेस घेरना था, वो स्पेस घेरा और निकल लिए काम करके अपना। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम करके निकल ली, तो राजनीति छोड़े या राजनीति में रहे, हमको क्या लेना देना। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं बिहार में, बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर खेल हो रहा था उससे नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह से नतीजे आते रहेंगे फिर होगा क्या। और बहुत इसमें गहरी साजिश की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है अगर ऐसे ही यही पैटर्न हर विधानसभा चुनाव में और फिर आगे चलकर लोकसभा चुनाव में भी। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में। उसमें ये अभी खबर जो आ रही है कि ये जो पूरा डेटाबेस है, यानी SIR के जरिए जो मतदाता सूची बनाई गई और उसके जरिए जिस तरह से यहाँ मतदान कराए गए, उसको पूरी तरीके से वहाँ पर स्टडी की जाएगी, उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा और उसको जल्दी ही लोगों के सामने लाया जाएगा। लेकिन अभी भी जो मोटे मोटे तौर पर जो चीज़ें आ रही हैं वो सीधे तौर पर दिखा रही हैं कि चुनाव आयोग के अपने ही आंकड़ों में कोई साम्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई पड़ रही है। 3 लाख वोट जितने हैं नहीं, उससे ज़्यादा मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग ने मतदान के बाद जारी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने जो जारी कर दी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और उस मतदाता सूची पे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने SIR के जरिए घपला किया, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया इस घपले पे, अभी तक ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये क्यों तय नहीं किया गया कि ये संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है, और संवैधानिक अधिकार अगर है भी तो क्यों नहीं फिर इस पर जो घपले हो रहे हैं उस पर रोक लगाई गई। ये बात सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, और सवाल इसमें श्रेय जो है NDA की इस बम्पर जीत का, चूंकि भरोसा NDA को भी नहीं हो रहा है, BJP को भी नहीं हो रहा है, और इसका पूरी तरीके से जो क्रेडिट दी जा रही है वो दी जा रही है चुनाव आयोग को। और विपक्षी गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि बड़ी धांधली हुई है। और कुछ जो केरला कांग्रेस का ट्वीट हम लोगों ने आपको दिखाया कि 128 सीटों पर साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि वहां SIR ने ही NDA को जीत दिलाई है। बिल्कुल बिल्कुल यही आ रहा है, और इसी को लेकर इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और केरल कांग्रेस ने बाकायदा सीटों के जारी किया है कि SIR जहां काटा गया वहां कितने वोट काटे गए और कितने वोट से NDA जीता। यानी कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां 20,000 से 30,000 तक वोट काटे गए और 3,000 से जीत हो रही है। तो इस तरीके से सामने आ गया कि किस तरीके से वोट काटे, और जो वोट काटे गए वो एक खास मतदाता वर्ग के वोट काटे गए, ये भी आरोप है समीर। बिल्कुल है, तो ये इस तरीके से आरोप है। अब इसकी एक जो व्यापक इसकी स्क्रीनिंग करेगी कांग्रेस पार्टी, उसकी बैठक में ये बात सामने आ रही है, और बैठक अभी चल रही है। बिहार चुनाव में पार्टी और इंडिया गठबंधन के नतीजों को लेकर एक बैठक हो रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, अजय माकन और तमाम दूसरे नेता KC वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं। और क्या कुछ हुआ है बिहार चुनाव में उस पर ये मंथन किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसमें चुनाव आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। BJP के साथ मिलकर कैसे चुनाव आयोग ने खेल किया है और चुनाव को पूरी तरीके से पलट दिया।
और इस तरीके इस कदर नतीजे आए हैं कि बीजेपी भी हैरान है कि आखिर इतना कैसे हो गया। उसने तो अधिकतम उम्मीद लगाई थी 150 160 सीटों की, ये सीधे 200 कैसे पार हो गए। हाँ बिल्कुल ये पार है, और ये कहा जा रहा है कि भैया ये 200 पार कर लिया तो 243 ही कर लेते। हाँ, इतना काहे सोमनाथ भारती 40 सीटें और ले लेते, और ले लेते भाई, जब लेना ही था खुले हाथ से लेना था तो पूरा ही ले लेते, दिक्कत क्या थी जी। तो अब ये सवाल उठा है, तो जाहिर सी बात है समीर जी कि वोट चोरी के और चुनाव में धांधली के जो अब तक आरोप लग रहे थे, अब जनता को भी उस पर भरोसा है कि ये वोट इसी तरीके से चोरी किए गए हैं। जी बिल्कुल, क्या कुछ होता है इसके आगे, किस तरह से अब जब कांग्रेस की बैठक हो रही है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जल्दी ही बैठक होगी, इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनेगी वो जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ऐसा है जो आरोप लग रहे हैं तो ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए सभी लोग उसमें, केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लगातार ये चिंताएं जताई जा रही हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अगर वो सही है तो वो फिर देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और कहाँ ये ले जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, और इस जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर बीजेपी अपने पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो अभी भी इतनी बम्पर जीत के बावजूद बिहार में राजनीतिक खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, लगातार वो दिलचस्प बना हुआ है। रहेगी हमारी निगाहें हर एक खेल पर, आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।